वेलकम स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मस्त एकदम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडुमिनिया वेयर लर्निंग बिगिंस एंड फिजिक्स बाय केवी सर। ओके, तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन क्लास 9th का है जो उसके सभी इन टेक्स्ट क्वेश्चन बूस्ट अप हो जाएं। जल्दी से ईयरफोन्स वगैरह चीयर अप होकर के बैठें, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है जी। तो विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम शुरुआत करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है जी? आंसर दे रहे हैं उसे। क्वेश्चन बोल देता हूं मैं एक बार। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपने ओनली क्या करना है? स्टेट करना है किसको? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। तो स्टेटमेंट लिख देंगे, बस इसकी क्या आंसर हो जाएगा? ऐसे लिखेंगे, एवरी ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts other objects with a force which is directly proportional to their mass and inversely proportional to the square of distance between them. इन्वर्टेड कॉमा बंद। और लिख सकते हैं आगे एक लाइन और, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। ये तो अपने स्टेटमेंट होगी जी। ये लिख के फिर मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। ओके, स्टेट करना है। तो ये दो बॉडीज हो जाएंगी, ए और बी। ये इनके सेंटर्स हो जाएंगे। डी डिस्टेंस, इसका मास मान लीजिए कैपिटल एम स्मॉल एम है। तो एफ जो जी एम एम अपॉन डी स्क्वेयर, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्म। ये क्वेश्चन 1 का आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Write the formula to find the magnitude of gravitational force between Earth and the object on the surface of Earth। देखिए ध्यान से, ये अर्थ मान लीजिए परफेक्ट स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस पर, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू, अर्थ का मास मान लीजिए कैपिटल M और इसका मास स्मॉल m, तो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ये फार्मूला हो जाएगा जी, क्योंकि अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या बन गई है? r, जो सेंटर है। ओके, रेडियस r, जो r है रेडियस ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ, सॉरी m कैपिटल मास ऑफ अर्थ और स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो F बराबर Gmm डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसमें क्या कहा है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? तो इसका बिल्कुल प्यारा सा आंसर है, भी आसान है। व्हेन एवर, आंसर क्या लिखेंगे? व्हेन एवर, ठीक है जी,
तो फ्री फॉल में क्या लिखेंगे, व्हेन एवर ऑब्जेक्ट्स फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, व्हेन एवर ऑब्जेक्ट्स फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ under the effect of gravity alone, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ जो अर्थ है केवल उसका, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, या ऐसे लिख सकते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, we can say those objects are, yeah, we can say those objects are in free fall। तो फ्री फॉल का मतलब बस ये होता है जब ऑब्जेक्ट केवल एक ही फोर्स की वजह से नीचे आए, केवल अर्थ का फोर्स, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी के अंडर जब ऑब्जेक्ट की मोशन होगी तब ऑब्जेक्ट की मोशन को फ्री फॉल मोशन बोला जाएगा। कहने का मतलब ये बताया था मैंने, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको जेंटली ड्रॉप करना है, इस पे एक ही फोर्स लगना चाहिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, तब इस ऑब्जेक्ट की मोशन को बोलेंगे फ्री फॉलिंग मोशन। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। क्या बोला जाता है? फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? अब ये बताया था कि जो अर्थ है वो प्रत्येक ऑब्जेक्ट को सेंटर की ओर खींचती है, तो जो दिशा है वो तो चेंज होती नहीं, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे अर्थ की तरफ आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आता है। तो जो एक्सेलरेशन बॉडी में अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है ओनली, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें लिखेंगे आंसर में, द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द gravitational force of the earth is called acceleration due to gravity। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको स्पेशल जी से लिखते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है निकाली थी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन बॉडी में अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये लिखना था इसके अंदर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट? मास और वेट में जो ऑब्जेक्ट के क्या डिफरेंस होता है? तो एक साइड लिख लेंगे मास और एक साइड लिख लेंगे वेट। ये वीडियो में भी करवा रखे हैं जी, उसमें भी देख सकते हैं आप। तो मास पहले क्या होता है वो लिखेंगे, इट इज द amount of matter, it is the amount of matter contained in a body, और इसमें क्या लिख लेंगे, it is the force with which it is the force with which लिखें जी, with which earth attracts
an object towards its center, तो वेट क्या होता है, जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचती है उस फोर्स को बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं? वेट। सेकंड क्या लिखेंगे? ये है जो मास इट मास के लिए आ रहा है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी का मतलब क्या है, यहां पर और एलिबरेशन में लिखना चाहें कि जो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है रिमेन्स कांस्टेंट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, जो वेट है बॉडी का वो लोकेशन पे डिपेंड करता है, प्लेस टू प्लेस वेरी होता है। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन। किस पे डिपेंड करता है? लोकेशन कहाँ है। मार्स पे अलग, जुपिटर पे अलग, दिल्ली में अलग, मुंबई में अलग, अलग अलग जगह पर वेट अलग अलग होता है, लेकिन जो मास है वो ऑब्जेक्ट का क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है देखें, कि जो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो, कांट बी जीरो नहीं हो सकता मास। यहां पर लिख देंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी जीरो, और एक सिचुएशन लिख सकते हैं एट सेंटर ऑफ अर्थ पे वेट जीरो होता है, क्योंकि वहां पर जी की वैल्यू जीरो होती है। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वेट होता है एम जी जीरो तो एम बी जीरो, तो वेट ऑब्जेक्ट का जीरो हो सकता है। फोर्थ में क्या लिखेंगे? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी वो बता रहा है क्या? फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मापा जा सकता है, और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका केवल मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं होती। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी। कहने का मतलब इसकी दिशा होती है, और कहाँ होती है? टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। और नेक्स्ट ये फोर्थ ही है जिसमें इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम, और इट्स SI यूनिट इज न्यूटन। कैसी है? न्यूटन, कैपिटल N। इसकी जो SI यूनिट है क्या है? न्यूटन है। ओके, तो ये थे कुछ डिफरेंसेस मास और वेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्या देखें, why is the weight of an object on moon 1/6 on weight of earth? कहने का मतलब क्वेश्चन पूछा इसने, जो वेट है किसी ऑब्जेक्ट का मून पर इज इक्वल टू होता है 1/6 वेट ऑन अर्थ। W क्या है यहाँ पर? वेट। तो इसका आंसर हो जाएगा एज वैल्यू ऑफ जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी remains 1/6 of the value of G at earth, यानी कि G की वैल्यू जो मून पर होगी
दैट इज 1/6 होगी, जो जी की वैल्यू कहाँ पर है, अर्थ के ऊपर है। किसके ऊपर है, अर्थ के ऊपर है। और डब्ल्यू क्या होता है, mg। अब g की वैल्यू जब 1/6 रह गई है तो मास तो कांस्टेंट रहता है 100, वैसे लिख देंगे w जो मून पर होगा दैट इज 1/6 w ऑन अर्थ। सुन में आज एक आंसर कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मून पर 1/6 रह जाती है। अब मास तो कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर 1/6 हो जाता है, जो वेट उसका अर्थ पर होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इट इज हॉल्ड डिफिकल्ट। स्कूल में जाते हैं आप सभी, तो स्कूल बैग्स की जो स्ट्रिप्स होती हैं आपकी, जो टांगते हैं आप यहाँ पर, वो ब्रॉड बनाई जाती हैं। व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिप। जैसे जो स्ट्रिप्स हैं एक बार तो इतनी चौड़ी हों ऐसे, और एक बार ऐसी हों, बस इस टाइप की स्ट्रिंग्स हो। ये सिलाई है जी, ये रोड मत समझ लेना, जो सिलाई लगी होती है ना आपकी स्ट्रिप के बीच में। तो क्वेश्चन क्या है, जो आप बैग टांगेंगे अपने शोल्डर्स पर, एक बार तो उसकी स्ट्रिप्स जो उसके टांगने की तनियां बोलते हैं उनको चौड़ी हैं, और एक बार बिल्कुल नैरो हैं। तो ये डिफिकल्ट क्यों होता है, तो इसमें लिख देंगे बस आंसर में क्या लिखेंगे, हैविंग ए स्ट्रैप मेड अप ऑफ थिन एंड, तो इसमें लिख देंगे थिन एंड जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रिप्स हैज या हैव वेरी लेस एरिया, लेस एरिया होगा। एज प्रेशर क्या है, प्रेशर आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये बताया भी था नेल पॉइंट क्यों बनाई जाती हैं, क्योंकि एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। ये थिन स्ट्रिप है तो इसका प्रेशर क्या होगा, जो हमारे शोल्डर्स पर प्रेशर आएगा बहुत ज्यादा होगा। तो हमें मतलब कहने का निशान पड़ सकते हैं, चुभेंगी वो जी। एज प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, सो दीज स्ट्रिप्स exerts a large pressure on our shoulders. So it is difficult to hold school bag with thin strips, ये आंसर हो जाएगा जी। जो थिन और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिप्स होती हैं उनका एरिया बहुत स्मॉल होता है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, इसीलिए जो स्मॉल एरिया होने की वजह से हमारे शोल्डर्स पर ज्यादा प्रेशर डालेंगी, इसीलिए उसको होल्ड करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, वो हमें चुभेंगी जी। ओके, नेक्स्ट आंसर की तरफ चलते हैं। आसान आसान से क्वेश्चन है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय buoyancy? व्हाट डू यू मीन बाय buoyancy? उत्प्लावनता, उत्प्लावकता बोलते हैं जिसको। तो इसमें लिख देंगे क्या, व्हेन एन ऑब्जेक्ट है, when an object is immersed fully or partially inside a fluid, it experiences an upward thrust in normal direction, या अपवर्ड थ्रस्ट ही बोलते हैं सीधा। क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फुल्ली या पार्शली किसी लिक्विड में डुबोया जाता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, एक
थ्रस्ट लगता है, अपवर्ड एक्सपीरियंस एंड अपवर्ड थ्रस्ट, दिस इज कॉल्ड buoyant force, buoyant, this is called buoyant force and this phenomena is known as buoyancy. This phenomena is known as buoyancy. क्या बोलते हैं इसको? buoyancy. तो जब भी किसी बॉडी को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी लिक्विड में डुबोते हैं हम, उसके ऊपर एक अपवर्ड थ्रस्ट लगता है जिसको बोलते हैं buoyant फोर्स, और इस फिनोमिना को बोलते हैं buoyancy. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Why does an object float or sink when placed on the surface of the water? तो बिल्कुल ये आंसर लिखना है 3 का भी. If the density of object is greater than density of water, then it will sink in the water, and if density of object is less than density of water, then it will float on water. फ्लोट ऑन वाटर भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख दें सरफेस ऑफ वाटर, फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर. तो क्या क्राइटेरिया बताया है? अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है पानी की डेंसिटी से तो डूब जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो पानी के सरफेस पर वो तैरेगा. क्या करेगा? तैरेगा. ओके, तो लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जी. ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है जी, ध्यान दें इनको. आप वेगिंग मशीन होती है ना, वेट करने वाली मशीन, उस पर चढ़ते हैं आप तो बताती है आपका वजन. तो 42 किलो आया है तो आपका वेट मोर लेस ये. इससे पहले जो क्वेश्चन ये दोनों हैं, एक कंसेप्ट हम स्टडी करते हैं क्या, कि जब भी आप जैसे मान लीजिए वेगिंग मशीन पर जाते हैं या कॉटन बैग या सिंपल वो फ्लूइड वाला काम करते हैं, मान लीजिए किसी फ्लूइड में ऑब्जेक्ट था ये, तो इसका जो फ्लूइड के अंदर वेट आएगा वो होता है अपेरेंट वेट. क्या होता है वो? अपेरेंट वेट. ध्यान दें, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहां पर था मान लीजिए 100 किलो का, और पानी के अंदर ये आ रहा है सपोज 90 किलो का. पानी के अंदर मर्ज करने पर इसका वेट कितना आ रहा है? 90 किलोग्राम. तो ये 90 किलोग्राम जो है अपेरेंट वेट है. क्या है ये? अपेरेंट वेट. तो अपेरेंट वेट क्या होता है? ट्रू वेट घटा में माइनस क्या कर देंगे? अपवर्ड थ्रस्ट या अपवर्ड फोर्स, क्योंकि वेट भी एक फोर्स ही है ना. तो ये कंसेप्ट यहां पर लगेगा, जो अपेरेंट वेट है वो ट्रू वेट माइनस अपवर्ड फोर्स होता है. ये अपेरेंट वेट, तो कहने का मतलब जैसे यहां पर देखें तो अपेरेंट वेट है इसका 90, ट्रू वेट है 100, माइनस अपवर्ड फोर्स लगेगा 10 kg का. 10 न्यूटन का वेट लगा लीजिए, न्यूटन में है. तो सुन में आ रही कुछ बात? तो ये कंसेप्ट यहां पर लगेगा. ये न्यूटन में ले सकते हैं आप, इसका वेट 90 है, ये न्यूटन ले लीजिए यहां पर. ओके, तो अपेरेंट वेट क्या होता है? ट्रू वेट माइनस अपवर्ड फोर्स, जिसको थ्रस्ट भी बोलते हैं, जो लिक्विड ऑब्जेक्ट उसमें मर्ज होता है उस पर लगाता है. तो इसी कंसेप्ट को आधार बेस मानकर इन दोनों क्वेश्चनों के हम आंसर देंगे. तो क्वेश्चन क्या है? जो वेगिंग मशीन है ना आपकी, इस टाइप की होती है, वो
यहाँ पर वो मार्क लगा होता है, ऐसे घूमती है। तो जब पर्सन यहाँ पर खड़ा होगा टांगों के साथ अपनी, यहाँ पर ऐसे खड़े होते हैं आप, ठीक है जी, जो भी पर्सन है यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि इसका जो वेट है वो 42 kg आया है। लग तो नहीं रहा इतने भारी भरकम विशाल काय दानव दैत्य है, तो किसी पर्सन का है जी, ठीक है। तो वेट आया है यहाँ पर 42 kg। कितना आया है? 42 kg। तो उसका एक्चुअली वेट 42 है या उससे कम है या 42 ही है, उससे ज्यादा है, उससे कम है या 42 है एक्चुअली, ये आपने आंसर बताना है। मशीन की रीडिंग 42 आई है। तो अब ध्यान दें कि सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। जो मास, योर मास more or less than 42 kg, you find your mass to be 42 kg on a weighing machine. If your mass more or less than 42 kg, ध्यान दें ये मास है जी, वेट नहीं है। आपका जो मास है वो कितना आया है? 42 kg आया है, ध्यान दें। तो इसमें दो कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं। जैसे मास है 42 kg आया है, तो ये है आपकी अपेरेंट रीडिंग। क्या है? अपेरेंट रीडिंग, READING, अपेरेंट रीडिंग है जी। क्या है? अपेरेंट रीडिंग। तो अपेरेंट रीडिंग अभी बताइए क्या होती है? ट्रू रीडिंग माइनस क्या है जी, जो अपवर्ड थ्रस्ट लगा है, अपवर्ड थ्रस्ट, अपवर्ड थ्रस्ट ये है। तो वैसे तो मास क्या रहता है? कांस्टेंट ही रहता है। वेट बदलेगा जी, यहाँ पर क्या बदलेगा? ओनली वेट, जो अलग अलग है वेटिंग मशीन पे वेट। तो मास बोल रहा है तो मास 42 kg है जी। ये अपेरेंट रीडिंग ही तो आई है इसमें 42 रीडिंग, तो ये ट्रू माइनस अपवर्ड होकर आई है ना, तो ये स्लाइटली लेस है। स्लाइटली क्या है? लेस। 42 से क्या? स्लाइटली लेस, क्योंकि ट्रू रीडिंग में अपवर्ड फोर्स और ऐड होगा, अपेरेंट रीडिंग प्लस अपवर्ड थ्रस्ट ये है जी। क्योंकि जो एयर का या कुछ भी लग रहा है अपवर्ड थ्रस्ट, वो उसमें से सबट्रैक्ट हो रहा है ट्रू रीडिंग में से। तो अपेरेंट रीडिंग है ये 42 kg। तो एक्चुअली क्या होगा? जो मास है आपका वो 42 kg से ज्यादा होगा, क्योंकि ऐड हो जाएगा। ट्रू रीडिंग क्या होगी? अपेरेंट रीडिंग प्लस अपवर्ड थ्रस्ट। ये था जी क्वेश्चन। नेक्स्ट इसी पे बेस्ड क्या है? हमारे पास दो बैग, एक तो है 100 किलोग्राम की आयरन बार, 100 किलोग्राम आयरन बार, क्या है? आयरन बार। और एक है 100 किलोग्राम कॉटन बैग, क्या है? कॉटन बैग। ये हैं दोनों 100 kg के हैं, ठीक है जी। तो उसने बोला है वास्तव में एक है जो दूसरे से ज्यादा भारी है। एक्चुअली में रियलिटी में बात करें तो एक ज्यादा भारी है एज कंपेयर टू अदर, तो वो कौन सा है? तो अब देखें ध्यान से, अभी जो कंसेप्ट पढ़ा है हमने क्या? अपेरेंट रीडिंग। जिस भी मशीन पे आप उसको रखेंगे तो अपेरेंट रीडिंग बराबर होती है ट्रू रीडिंग माइनस अपवर्ड थ्रस्ट, अपवर्ड थ्रस्ट। अब जो 100 किलोग्राम की आयरन बार होगी वो तो सिंपली ऐसे आ जाएगी बस। ये मान लीजिए 100 किलोग्राम की आयरन बार है, क्या है? आयरन बार, ठीक। अब इस पे ऊपर लिख लें इसको, ये क्या है? आयरन बार, ओके। अपवर्ड थ्रस्ट ऐसे लगेगा, इस पे लगा। अब जो 100 किलोग्राम कॉटन बैग है वो तो भारी भरकम बनेगा, इतना बड़ा बैग बनेगा कम से कम। ये 100 किलोग्राम कॉटन, तो इस पे अपवर्ड थ्रस्ट ऐसे ऐसे लगेगा, ध्यान दें, ऐसे लगेगा। 100 किलोग्राम ये क्या है? कॉटन बैग। तो अपवर्ड थ्रस्ट क्लियर है, कॉटन बैग में बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू आयरन बार, क्योंकि कॉटन बैग ने बहुत ज्यादा हवा का
जो हमारा स्पेस है वो घेरा हुआ है, तो नीचे से हवा उतना ही ज्यादा फोर्स लगा रही है। तो अपेरेंट रीडिंग, अपवर्ड थ्रस्ट जिसमें ज्यादा होगा वो उसमें आके ऐड होगा ना। ये डायग्राम समझने के बाद समझें, ये समझ में आ गया अपवर्ड थ्रस्ट का कंसेप्ट है। तो यहां पर देखें अब ट्रू रीडिंग कितनी हो जाएगी, या ट्रू वेट है जो ट्रू रीडिंग, या यहां पर वेट भी लिख सकते हैं आप, दैट इज अपेरेंट वेट, अपेरेंट रीडिंग प्लस अपवर्ड थ्रस्ट, प्लस में क्या हो जाएगा अपवर्ड थ्रस्ट। अब अपेरेंट रीडिंग तो दोनों ये क्या हो रही है, सेम हो रही है ना, 100 है दोनों की। अपवर्ड थ्रस्ट जिसमें ज्यादा होगा उसी की ट्रू वेट ज्यादा आ जाएगा। तो अब क्या लिख देंगे, इसको रफ कर दें, आया समझ में जी क्वेश्चन। तो इसमें क्या लिख देंगे, एज कॉटन बैग experiences large upward thrust, so it has high true weight। जो इसका ट्रू वेट है, या मोर लिख सकते हैं आप, मोर ट्रू वेट होगा इसका, क्या होगा मोर। सो लिख देंगे कॉटन बैग इज हैवियर देन आयरन बार। कॉटन बैग है जो मोर हैवियर होगा। ध्यान से इस कंसेप्ट को बस ध्यान से समझ लें। जो अपेरेंट रीडिंग होती है वो ट्रू वेट माइनस अपवर्ड थ्रस्ट होता है। तो अपवर्ड थ्रस्ट ऐड हो जाता है अपेरेंट रीडिंग में, तब जाकर के ट्रू वेट आता है। तो अपवर्ड थ्रस्ट जिस पे ज्यादा लगेगा, कॉटन बैग पे ज्यादा लग रहा है, तो उसकी जो फाइनल रीडिंग है वो हैवी भी होगा, ज्यादा होगी। ओके, तो ये थे जी इस लेसन के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैक एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और जो भी चीज़ समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। ओके जी।